विटिक रिएक्शन। देखो यहां पर अपन बात करने वाले हैं विटिक रिएक्शन के बारे में कि विटिक रिएक्शन एक्चुअली क्या है, क्या इसके रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट क्या होगा, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, और सबसे खास बात कि यहां पर किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको आपको कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि यहां पर विटिक रिएक्शन का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा बहुत ही कम समय में, और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके चाहो तो पहले इनको सोल्व करके देख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन है जैसे, है ना, और ये वाला क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन में यहां पर आपको सोल्व करवाने वाला हूं। अगर आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को सोल्व करके देख लेते हो और आपको ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो भाई इस वीडियो को देखने की फिर कोई आवश्यकता नहीं, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि विटिक रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझाने के बाद फिर इन्हीं क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा, और इन 4 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सब तरह का कॉन्सेप्ट विटिक रिएक्शन से रिलेटेड आ जाएगा। क्लियर है? तो चलो यहां पर अपन शुरुआत करते हैं। नेट और गेट के लिए स्पेशली देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, और विटिक रिएक्शन से नेट एज वेल एज गेट दोनों में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार। देखो विटिक रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड के हम विटिक रिएजेंट की फॉर्म में यहाँ पर फॉस्फोनियम इलाइड काम में लेते हैं, तो कार्बोनिल कंपाउंड के हम फॉस्फोनियम इलाइड से रिएक्शन कराते हैं, और फाइनली यहाँ पर एल्कीन प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है। अब जो एल्कीन बनता है वो जेड एल्कीन भी हो सकता है, ई एल्कीन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन कंडीशन क्या है, फॉस्फोनियम इलाइड किस टाइप का है, इन चीजों पे डिपेंड करता है। एक यहां पर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूं, जैसे कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड यहां पर हमने लिया, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है, जैसे सपोज करो कि ये हमने एक कार्बोनिल कंपाउंड यहां पर ले लिया, है ना, ये डबल बॉन्ड हो, यहां पर एक फॉस्फोनियम इलाइड हमने ले ली, यहां पर क्या ले लिया भाई, एक फॉस्फोनियम इलाइड काम में ले ली। फॉस्फोनियम इलाइड इस तरह से हो सकती है जैसे PPH3P, और यहां पर डबल बॉन्ड C, और यहां पर कोई से भी ग्रुप हो सकते हैं, जो भी ग्रुप, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉस्फोनियम इलाइड को इस तरह से मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं, PH3P+, और यहां पर C-, ये फॉस्फोनियम इलाइड है। तो आपको विटिक रिएक्शन का जब फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां से इसको बाहर निकाल दो, और यहां पर ये एल्कीन बन जाएगी सीधी सीधी, है ना। यहां पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच सीधा डबल बॉन्ड आप बना दो, तो यहां पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इस कार्बन पर जो भी ग्रुप होगा वो यहां पर आ जाएगा। इस तरह से यहां पर अपन फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। अभी देखो यहां पर ई और जेड का कोई मतलब नहीं कि ग्रुप यहां पर, है ना, अपन ने यहां पर सेम ग्रुप है, इसलिए ई जेड का कोई मतलब नहीं, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देख सकते, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, है ना। अब एक बात समझना, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो एग्जाम में आपको बहुत कम चांस होता है कि इस तरह से फॉस्फोनियम इलाइड बना कर दे, मतलब ऐसे पॉसिबिलिटी काफी कम रहती है कि आपको एक फॉस्फोनियम इलाइड दे दिया जाए और डायरेक्ट आप इस तरह से इस ग्रुप को निकाल दो। कैसे? जैसे ये -O डबल बॉन्ड P, यहाँ पर PH, है ना, PH और PH, ये हो गया ना भाई, देख सकते हो आप यहाँ पर, है ना, ये यहाँ पर देखो, ये ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा, तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजन, ये P और इस पर 3 pH, ये बाहर निकल जाएगा। तो बहुत कम रेयर चांस होते हैं कि डायरेक्ट इस तरह से फॉस्फोनियम इलाइड आपको दे दे और इसको निकालकर आप प्रोडक्ट बना लो, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन यहां पर देखने को मिलता है। इसको समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं, उससे अपन समझने का प्रयास करते हैं कि यहां पर क्या हो सकता है। जैसे सपोज करो हमने यहां पर ये केस ले लिया, जैसे PHCH डबल बॉन्ड O यहां पर हमने ले लिया, क्लियर है। और यहां पर हमने ले लिया, जैसे एरो पर मैंने यहां पर बता दिया कि जैसे PPH3 आपको दे रखा है, ठीक है, और साथ में यहां पर दे रखा है, जैसे मान लो आपको CH3 है ना, CH3 आयोडीन मान लो यहाँ पर आपको दे दिया, और एक आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे ब्यूटाइल लिथियम दे दिया, ब्यूटाइल लिथियम हो सकता है, LDA हो सकता है, लिथियम डाइआइसोप्रोपिल एमाइड हो सकता है, मेथिल लिथियम हो सकता है ना, और सोडियम एथोक्साइड हो सकता है, अदर स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकते हैं, क्लियर है। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई फॉस्फोनियम इलाइड दिया ही नहीं है। अब फॉस्फोनियम इलाइड आपको यहां पर दे ही नहीं रखा है, तो सबसे पहले तो आपको फॉस्फोनियम इलाइड बनाना है कि फॉस्फोनियम इलाइड क्या बनेगा, फिर उस फॉस्फोनियम इलाइड की इससे रिएक्शन करवानी, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। अब एक्चुअली होता क्या है, जस्ट समझने के लिए मैं यहां पर बता रहा हूं कि यहां पर देखो इस पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है ये लिविंग ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहां पर होता है, ये यहां से बाहर निकलता है, तो सबसे पहले यहां पर क्या बन जाता है, देखो PH3P, इसकी बॉन्डिंग इससे होते यहां पर प्लस आ जाएगा, और यहां पर ये CH3 को ऐसे लिख देता हूं मैं,
CH2H। अब चूंकि इस फॉस्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव के कारण ये जो हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन हो जाता है। एसिडिक हाइड्रोजन अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है तो इसको बाहर निकाल जाता है और फाइनली यहाँ पर क्या हो जाता है, ये PPH3 है ना प्लस और यहाँ पर CH2 माइनस हो जाता है। क्लियर है। और चाहे तो यहाँ पर आप डी पाई पी पाई बॉन्डिंग करवा कर ये कर सकते हो PH3P डबल बॉन्ड CH2 है ना, क्योंकि आपको पता है फॉस्फोरस के पास वेकेंट p ऑर्बिटल, वेकेंट d ऑर्बिटल, इसके पास p ऑर्बिटल है, इसके पास वेकेंट d है और इसके पास फिल्ड p ऑर्बिटल है, तो ये p पाई d पाई बॉन्डिंग यहां पर हो जाती है। क्लियर है। अब सीधी सीधी बात है, यहां से आप इसको बाहर निकाल दो और इसको बाहर निकालोगे तो यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दो, कुल मिलाकर यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट PHCH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर बन जाएगा, ये होगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान देना, कुछ केसेज में वेरिएशन के साथ में यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, जैसे समझने का प्रयास आप यहां पर करना। मान के चलना ये केस है जैसे PHH डबल बॉन्ड O। अब यहां पर मैंने दूसरा केस इस तरह से ले रखा है कि जैसे मान के चलो ये केस है भाई PH3 P प्लस और यहां पर हमने कर दिया जैसे CH माइनस और यहां पर हमने कर दिया जैसे डबल बॉन्ड O OH। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां पर जब आप प्रोडक्ट बनाओगे, पहले मैं ये ले लेता हूं, चलो यहां पर मैंने जैसे ET ले लिया ET, तो यहां पर देखो ध्यान देना, आपको पता है कि ये जो ग्रुप है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है भाई, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और आपको पता है यहां पर नेगेटिव चार्ज है कार्बन आयन है, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप क्या करता है भाई, घटा देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, इसलिए यहां पर इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। मतलब कुल मिलाकर कह दो कि लेस स्टेबल इलाइड है, लेस स्टेबल या डीस्टेबलाइज्ड इलाइड है। तो ये क्या है, डीस्टेबलाइज्ड इलाइड, डीस्टेबलाइज्ड इलाइड। तो ये डीस्टेबलाइज्ड इलाइड है भाई। अब देखो डीस्टेबलाइज्ड इलाइड अगर आपको दे रखी है, इसमें वही पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कर सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे PH3P है ना डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH और यहाँ पर ET, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां से ऑक्सीजन को हटाना है, यहां से इसको हटाना है और इस कार्बन के बीच क्या करना है, डबल बॉन्ड आपको बना देना है। मतलब यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां पर ये PH और यहां पर H। क्लियर है। इसी तरह से यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर ये ET और यहां पर H। अच्छा, इसमें देखोगे तो यहां पर अभी ये फॉस्फोरस और ये फेनिल और हाइड्रोजन दोनों में अगर प्रायोरिटी देखे अपन, CIP रूल जानते हो ना, प्रायोरिटी रूल है ना, कौन इंगोल्ड प्रिलोग रूल, आइसोमेरिज्म में स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन, ठीक है। और इन दोनों में प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है, तो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड में, मतलब ये जेड एल्किन है। लेकिन यहां पर देखो एक पॉसिबिलिटी और बनती, क्यों हो सकता है ये जेड एल्किन की जगह ई एल्किन बने, कि यहां पर जो है ET H, यहां पर जो है PH और यहां पर H, हायर प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड में ई एल्किन। तो ऐसे केस में आपको फिर मेजर और माइनर एल्किन देखनी पड़ेगी कि जो प्रोडक्ट है यहां पर बना है उनमें से मेजर जेड होगा या ई होगा, है ना। बस आप जो मेन कॉन्सेप्ट है ना विटिक रिएक्शन का वो यही है भाई, ठीक है। तो आप यहां पर देख लो, सीधी सीधी बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अगर मान लो स्टेबलाइज्ड इलाइड है, कौन सी इलाइड है भाई, स्टेबलाइज्ड इलाइड है, तो सीधी सीधी बात है बनने वाली एल्किन हमेशा ई होगी, ये मेजर होगी। और इसके अपोजिट अगर नॉट स्टेबलाइज्ड इलाइड है, कौन सी है, नॉट स्टेबलाइज्ड इलाइड है, नॉट स्टेबलाइज्ड इलाइड है, तो बनने वाली जो एल्किन होगी ना वो जेड एल्किन होगी। बस आप इतना ध्यान रख लेना, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन कोई सा भी हो आप उस क्वेश्चन को सही कर दोगे। अब यहाँ पर देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, ये डीस्टेबलाइज्ड इलाइड है, मैं कहता हूं ये स्टेबलाइज्ड नहीं है, नॉट स्टेबलाइज्ड है। नॉट स्टेबलाइज्ड है तो कौन सी एल्किन बनेगी, जेड एल्किन आपको बनानी है। और आपको पता है ये जेड है, ये ई है, सीधी सीधी बात है, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में बनेगा और जबकि ये माइनर प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पर बनने वाला है ना। आप इतना ध्यान रख लो। हालांकि इसको अगर चाहिए तो अपन इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं पूरी मैकेनिज्म के थ्रू कि ऐसा क्यों होता है, उसके थ्रू एक्सप्लेन भी किया जा सकता है, लेकिन उसकी फिलहाल आवश्यकता नहीं। आप केवल इस कॉन्सेप्ट को याद रख लेना, इसी से आपका काम हो जाएगा कि फाइनल प्रोडक्ट कौन सा यहां पर बनने वाला है।
क्लियर है। अब देखो यहां पर इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखा रहा हूं, इसी में चेंज करके आपको दिखा रहा हूं। जैसे मान के चलना कि यहां पर ये केस हमने लिया कि यहां पर मैं इस ग्रुप को चेंज कर दूं, इस ग्रुप को यहां पर मैं चेंज कर दूं भाई, इस ग्रुप को चेंज कर दूं और यहां पर मैं ऐसा लगा दूं C डबल बॉन्ड OOET। अब ऐसे केस में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इधर डीलोकलाइज हो जाएगा, इधर डीलोकलाइज होते ही अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जुड़ गया यहां पर, है ना। ये ग्रुप एक तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचकर कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो यहां पर अब इस केस में कार्बेनाइन मोर स्टेबल होगा, मतलब अब ये जो इलाइड है अब ये डीस्टेबलाइज नहीं है बल्कि स्टेबलाइज इलाइड है। और अभी मैंने आपको बताया कि स्टेबलाइज इलाइड होने पर ई प्रोडक्ट मेजर बनेगा, तो यहां पर अब जेड की जगह पर ई प्रोडक्ट मेजर होगा। तो ऐसे केस में देखो एथिल ग्रुप की जगह तो अपन ग्रुप चेंज कर दिया, इसको तो अपन लगा ही देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो एथिल की जगह पर ये लगा रखा है, यहाँ पर COOET, यहां पर भी लगा देता हूं मैं COOET। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है यहां पर कि यहां पर एक्चुअली मेजर माइनर चेंज हो जाएगा। अब आपको पता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, मतलब ये एक स्टेबलाइज्ड इलाइड है। स्टेबलाइज्ड इलाइड होने पर ई प्रोडक्ट मेजर बनेगा, सीधी सीधी बात है, आपका माइनर हो जाएगा और जो आपका मेन प्रोडक्ट होगा एक्चुअली ये होगा, ये है मेजर। अब आपका ये मेजर प्रोडक्ट होगा ये वाला। तो आपको मेजर माइनर देखने के लिए आपको केवल इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, इसी से आपका सारा काम हो जाएगा। आपको ज्यादा चक्कर में यहां पर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा मैकेनिज्म पर और फोकस कर लेते हैं दोबारा। देखो ध्यान देना, जैसे सबसे पहले क्या होता है कि यहां पर यही रिएक्शन अपन ने ली। अब इस रिएक्शन में हो सकता है आपको पोस्पोनियम इलाइड इस तरह से डायरेक्ट नहीं दे रखी हो। अगर आपको पोस्पोनियम इलाइड दे दिया तो सीधा सीधा इसको निकालो और डायरेक्ट ये बना दो। लेकिन अगर पोस्पोनियम इलाइड डायरेक्ट आपको दे दी तो सीधा सीधा हो ही जाएगा, नहीं दिए तो पहले आपको पोस्पोनियम इलाइड इस तरह से बनानी पड़ेगी। अब ये जो पोस्पोनियम इलाइड एक बार बन जाती है तो पोस्पोनियम इलाइड की आगे रिएक्शन कैसे होती है कार्बोनिल से, देखो समझने की कोशिश करना। जैसे यहां पर ये कार्बोनिल है भाई, यहां पर ये PHC डबल बॉन्ड O और यहां पर H आपको दे रखा है। अब देखो ये जो पोस्पोनियम इलाइड इसमें ये प्लस और माइनस रहेगा, तो यहां पर देख सकते हैं CH2 माइनस और यहां पर ये PPH3 प्लस रहेगा, नहीं रहेगा भाई, ये है ना। तो ऐसे केस में आपको पता है कार्बोनिल में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पर प्लस इस पर माइनस आएगा। कार्बन पर जैसे ही यहां पर प्लस आएगा, प्लस आते ही यहां से इस पर अटैक कर देगा, है ना। अटैक कर दे सबसे पहले यहां पर ये एक इंटरमीडिएट बन जाएगा, है ना, ये O माइनस, यहां पर ये CH2 और यहां पर ये PPH3 ये प्लस होगा। अब आपको पता है क्योंकि यहां पर एक्चुअली क्या हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर माइनस है यहां पर प्लस है, तो ऐसे केस में क्या होगा, इन दोनों के बीच यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, यहां से हट जाएगा और इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको अपन कहते हैं बीटेन इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं, बीटेन इंटरमीडिएट, और इसको बोलते हैं ऑक्साफोस्फेटेन इंटरमीडिएट। अब ये जो ऑक्साफोस्फेटेन इंटरमीडिएट बना है यही से सारा काम होता है। देखो यही से मैं बता देता हूं यहां पर एक्चुअली होता क्या है। यहां पर इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। देखो यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, क्लियर है, यहां पर आ गया ये, यहां से यहां पर, क्लियर है। तो फाइनली क्या होगा, ये तो बाहर निकल जाएगा, ये है ना, और डबल बॉन्ड PPH3, तो ये डबल बॉन्ड ये PPH3 है ना, ये बाहर निकल गया और यहाँ पर क्या जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, तो CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर एक्चुअली ये हो जाएगा PH, है ना, CH डबल बॉन्ड CH2, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा जैसा हमने यहाँ पर बता रखा है। तो ये फाइनली मैकेनिज्म होती है। अगर आप इसी मैकेनिज्म को यहां पर इंप्लीमेंट करके देखो, जैसे मैंने बताया ना यहां पर कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने पर एक्चुअली जेड मेजर बनता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने पर स्टेबलाइज इलाइड होने पर ई मेजर बनता है। तो देखो इसकी भी चाहिए तो अपन पूरी मैकेनिज्म लिख सकते हैं, लेकिन आपको उसकी फिलहाल आवश्यकता नहीं है। आप सीधा सीधा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रख लेना। अगर स्टेबलाइज इलाइड बनती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो आपको ई मेजर बनाना है, और इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है नॉट स्टेबलाइज इलाइड है तो जेड मेजर बनाना। देखो विटेक रिएक्शन में इससे ज्यादा थ्योरी वाला पार्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपन केवल थ्योरी में इतना ही यहां पर करके देखते हैं, बाकी यहां पर अपन क्वेश्चंस देखेंगे, है ना, और अपन को क्वेश्चन ही सोल्व करके देखने हैं बेसिकली। हाँ करे भाई करे।
आप वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करके जरूर देख लेना। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान देना, ये तो कीटोन और एल्डिहाइड है। आपको पता है कि कीटोन और एल्डिहाइड दोनों ही विटिक रिएक्शन देते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको पता है जो कीटोन के कंपैरिजन में जो एल्डिहाइड होता है वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन होता है, जबकि यहाँ पर दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जुड़े होते हैं तो ये लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अच्छा, ये जब मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसका मतलब ये काम में आएगा, है ना, इसका ऑक्सीजन जाएगा, मतलब एल्डिहाइड कुल मिला के मोर रिएक्टिव होगा कीटोन के कंपैरिजन में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होने पर जो इलाइड होती है वो कौन सी होती है, स्टेबलाइज्ड। यहां पर लिखा है ना अपन ने, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होने पर इलाइड कौन सी होगी, स्टेबलाइज्ड। ये स्टेबलाइज्ड इलाइड है तो ई प्रोडक्ट मेजर बनेगा, है ना, तो ये चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है ना। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है मतलब ई प्रोडक्ट आपको मेजर बनाना है, तो देखो ध्यान से समझना, इसमें तो ये काम में आ रहा है, ये तो गया काम से, यहां पर भी कीटोन ही काम में आ रहा है, गया काम से। यहां पर आपको पता है कि ये एल्डिहाइड काम में आ रहा है, और यहां पर देखो ये और ये अपोजिट जा रहा है, ये इधर और ये इधर, मतलब ये ई प्रोडक्ट है और यहां पर स्टेबलाइज्ड इलाइड इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इसका सीधा सीधा मतलब ई ही यहां पर बनाना है, मतलब सी आपका आंसर होगा। जबकि इसमें जेड दे रखा है, जेड तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो। ठीक है, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। तो कुल मिलाकर एक कॉन्सेप्ट अपन ने समझ लिया, तो इसके बाद चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर आप डायरेक्ट रिएक्टेंट देखो, रिएक्शन देखो और सीधा उसका प्रोडक्ट बना दो, फिर आपको कोई मैकेनिज्म की इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, सीधा आप यहां पर ऐसा कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, देखो इस केस में एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर Li प्लस और यहाँ पर माइनस आपको दे रखा है ना। आप वीडियो को पॉज करके खुद सोल्व करके देख लेना। अब ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, यहाँ पर इपॉक्साइड है, और आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि देखो यहाँ पर ये प्लेन में दे रखा है, लेकिन आपको पता है कि कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp3, इसका मतलब या तो ये वेज पर होगा या डेस पर होगा, सीधी सीधी बात है ना। अभी यहाँ पर अपन को कुछ भी नहीं दे रखा, तो मर्जी से आप वेज पर भी मान सकते हो, डेस पर भी मान सकते हो, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो जिधर से ये अटैक कर रहा है, मतलब ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो डेस पर बता रखा है, सब में आप देख सकते हो, यहाँ पर वेज पर बता रखा है, बाकी सब में डेस पर बता रखा है ना। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसको मैं थोड़ी देर के लिए वेज मान लेता हूं, ऐसे अगर नहीं बैठेगा तो डेस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और ये यहाँ से यहाँ पर टूट जाएगा। तो आपको पता है कि अगर ये वेज पर इपॉक्साइड है तो ये बैक साइड से अटैक करेगा, पीछे से, मतलब ये ग्रुप डेस पर जाएगा। और इस इपॉक्साइड को मैं डेस पर मान लूं तो फिर ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा, मतलब वेज पर जाएगा। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेंगे, क्योंकि आपको स्टीरियो दे नहीं रखी, तो मैं इसको वेज मान रहा हूं, तो इसका अटैक करूंगा तो सीधी सीधी बात है ये डेस पर जाएगा। तो यहां पर ये डेस पर दे रखा है, नो डाउट ये डेस पर दे रखा है। और ऐसे केस में जब रिंग ओपन होगी तो ये चूंकि वेज है तो O माइनस वेज पर रहेगा, जिससे Li प्लस जुड़ जाएगा, मतलब ये एकदम सही है ना। बी सही होगा नहीं होगा वो देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर एक बात ये भी क्लियर हो गई, कौन सी, कि अगर ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, मतलब ये वेज पर है तो ये बैक साइड से अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटने के बाद जो O माइनस होगा वो वेज पर जाएगा, मतलब इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग एंटी पेरिप्लेनर मैनर में होती है, मतलब ये एंटी बनेगा। तो यहाँ पर एंटी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, एंटी ही दे रखा है ये, है ना, तो मतलब ये प्रोडक्ट हो सकता है। यहाँ पर भी एंटी दे रखा है, मतलब ये हो सकता है ना। यहाँ पर एंटी दे रखा है, ये हो सकता है। ये सिन दे रखा है, ये तो कभी भी नहीं होगा, है ना, ये तो कभी भी नहीं होगा, मतलब एक ऑप्शन तो गया काम से। अब आगे अपन यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। समझना, ये अपने पास बन गया, है ना, ये हमारा ए हो गया। अब देख लेंगे इनमें से कौन सा होगा आगे, एक तो कट ही गया, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन इससे कराई, किससे, ये ब्यूटेनल से, ब्यूटेनल नहीं पेंटेनल हो गया, 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो मैं यहां पर एक बात कर रहा हूं, एक काम कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, O डबल बॉन्ड CH और इससे जुड़ा है ब्यूटिल ग्रुप। क्लियर है, ये यहीं पर लिख देता हूं, ये डबल बॉन्ड O, ये CH और इससे जुड़ा है ब्यूटिल ग्रुप। क्लियर। अब देखो समझने की कोशिश करना, सबसे पहले देखो ये जो इलाइड बनी है यहां पर, ये स्टेबलाइड या डीस्टेबलाइज है ना, ये तो समझ में आ गया ना कैसे बनी है ना। तो ये जो बनी है वो स्टेबलाइड या डीस्टेबलाइज है। थोड़ी देर के लिए आप समझने का प्रयास करना यहां पर क्या है।
देखो अगर मैं यहाँ पर इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दूं, ऐसे तोड़ने के बाद जैसे यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस आएगा, तो आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज इधर डिलोकलाइज नहीं हो रहा, मतलब स्टेबलाइजेशन इसका नहीं हो रहा। इसका सीधा सीधा मतलब है ये स्टेबलाइज इलाइड नहीं है, ये स्टेबलाइज्ड इलाइड नहीं है। अब ये स्टेबलाइज इलाइड ही नहीं है, इसका मतलब नॉट स्टेबलाइड है। और अगर ये नॉट स्टेबलाइज इलाइड है तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कौन सा प्रोडक्ट देगी, ये जेड प्रोडक्ट देगी। क्लियर है? तो यहां पर अपन को जेड प्रोडक्ट बनाना है, तो सीधी सीधी बात है इसको टाना है, यहां से ऑक्सीजन को टाना है और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाना है, जेड प्रोडक्ट बनाना है। तो देखो ये डैश का डैश पर ही रहेगा, डैश का डैश पर ही है, और यहां पर देखो ये जेड ही बना रखा है, इसका मतलब ये भी सही है, सी ऑप्शन अपना सही होगा। जबकि यहां पर ई बना रखा है, ई, इसका मतलब ये गलत होगा, इसका मतलब ए ऑप्शन गया। ये तो कट ही चुका था। यहां पर तो देखो इसकी यहां पर जेड ही बना रखा है, लेकिन यहां पर इसकी स्टीरियो चेंज कर दी, जबकि इसकी स्टीरियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन यहां पर हुई है, इसकी स्टीरियो एज इट इज रहेगी, मतलब ये भी गया काम से, बी ऑप्शन भी यहां पर नहीं होगा। क्लियर है? तो ये नॉट स्टेबलाइज इलाइड है, इसलिए जेड प्रोडक्ट बना। अगर स्टेबलाइज इलाइड होती यहां पर नेगेटिव आने के बाद वो डिलोकलाइज होकर स्टेबल बन जाता तो फिर ई बनता, अदरवाइज जेड ही बनेगा, मतलब बी सी ऑप्शन यहां पर एकदम करेक्ट होगा, है ना। और ये सारे क्वेश्चन देखो एग्जाम का है, जैसे गेट में आ चुका है पहले, ये क्वेश्चन गेट का है, इसी तरह से ये क्वेश्चन नेट का है, आप यहां पर देख सकते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लेकर मैं आपको दिखाता हूं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, है ना, आप वीडियो को पॉज करके साथ के साथ ही प्रैक्टिस के लिए खुद सोल्व करके यहां पर देखते रहना, है ना, ताकि कोई दिक्कत आपके नहीं आए। देखो इसके बात करें कि इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट ए और बी क्या होगा, वो देख लेते हैं। तो यहां पर भी देखो आप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका मतलब ये स्टेबलाइज्ड इलाइड है, और स्टेबलाइज्ड इलाइड है, इसका मतलब यहां पर कौन सा ई प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको क्या करना है, यहां से ऑक्सीजन हटाओ, यहां से इसको हटाओ, दोनों के बीच डबल बॉन्ड बना दो, लेकिन प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, ई। तो यहां पर सबसे पहले तो ई बना देते हैं, देखो ये पीएच है ना, यहां पर ये हो जाएगा डबल बॉन्ड OOET, और यहां पर ये डबल बॉन्ड हो गया। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड बना दिया, तो PHCH डबल बॉन्ड CH, PHCH डबल बॉन्ड CH, और आगे क्या जुड़ा है ये COOET को ऐसे लिख दिया। तो यहां पर ध्यान देना, ई होगा ई। क्लियर है? तो देखो यहां पर जेड बना रखा है, ये गया काम से, यहां पर भी जेड बना रखा है, गया काम से। इसमें तो डबल बॉन्ड ही खत्म कर दिया, वो देख लेंगे आगे। अच्छा आगे एल्कोहल है, वो भी देख लेंगे पर। और यहां पर ई बना रखा है, ये इन दोनों को देख लेंगे। देखो यहां पर अभी ए नहीं बना, ध्यान देना, ये केवल अभी फोस्फोनियम इलाइड की रिएक्शन हुई है। यहां पर अभी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाने, और ये तो सॉल्वेंट, इसको तो भूल जाओ। और -78 डिग्री सेल्सियस काफी लो टेम्परेचर है, मतलब डबल बॉन्ड तो यहां पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा। अब अगर मैं इसके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराता हूं, तो यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एस्टर को किस में कन्वर्ट कर देता है भाई, एल्कोहल में, करता ही नहीं करता। तो यहां पर देखो क्या होगा, पीएच है ना, तो यहां पर ये हो गया OH, ये डबल बॉन्ड ये बन गया, यहां पर E रहेगा, जबकि इसमें तो यहां पर ये सेचुरेटेड कर दिया, तो ये भी नहीं होगा, C भी गया है, इसका मतलब D ऑप्शन होगा। अभी ध्यान देना, भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ हमारा, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी ये स्टेप बाकी है, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो चुका है ना। अगर आप ढंग से चलोगे तो बहुत समय आपके पास बचेगा। अब देखो आगे रिएक्शन इससे करवा रहे, कि आपको पता है एसिड है तो H+ देगा नहीं देगा, है ना। और आपको पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आते H+ यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर इससे क्या मिलने वाला है, इससे आपको ये मिलने वाला है भाई, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इससे आपको ये मिलने वाला है, ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया, और डबल बॉन्ड होने से यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बहुत ज्यादा लगेगा, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है। यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अटैक इजीली यहाँ पर हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा आप देख सकते हो, जैसे पीएच है ना, यहाँ पर ये हो गया डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग किससे होगी, इस कार्बन से, रिंग के कार्बन से, और यहां पर जिससे इसकी बॉन्डिंग होगी उसके पास वाले पर ऑक्सीजन है, ये जहां से बॉन्डिंग हो रही पास वाले पर ऑक्सीजन ये है ना। और सीधी बात है, जैसे यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आएगा, तो H+ तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, यही आपका बी होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यही आपको यहाँ पर दे रखा है, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा।
तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। किस तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पर विटिक रिएक्शन में काम में आ रहे हैं। देखो यहाँ पर विटिक रिएक्शन को थोड़ा सा जोड़ दिया गया है अदर रिएक्शन के साथ। जैसे यहाँ पर विटिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना ये वाला, उसका आगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा ये बना है ना, फिर उसके आगे इससे रिएक्शन करा के ये बना रखा है। तो यहाँ पर कनेक्टेड कर दिया। विटिक रिएक्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बीच में रिएक्शन में ही विटिक रिएक्शन को काम में लिया गया है। आई थिंक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा। देखो ये, अच्छा ये क्वेश्चन भी अपना नेट का है, आप यहां पर देख सकते हो। और इसके बात करें, ये जो क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल आपके गेट 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है ना। तो वीडियो को पॉज करके फटाफट इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके देखो कि ये क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होगा। हाँ जल्दी से सोल्व करके देखो भाई, है ना। चलो यहां पर बताता हूं मैं यहां पर क्या होगा। देखो ध्यान देना, यहां पर ई और एफ, ये ई और एफ आपको देखना है। देखो सबसे पहले तो यहां पर समझना, यहां पर देखो ये बेस के दो इक्विवेलेंट काम में ले रखा है। बेस क्या करेगा, यहां पर हाइड्रोजन है ना, तो इस हाइड्रोजन को निकालेगा। हाइड्रोजन को निकालते यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा भाई। जैसे यहाँ पर इस जगह पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव आते इस पर अटैक करेगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप है ना, ये बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली अगर यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, ये PPH3 ये प्लस, और इसकी बॉन्डिंग इस कार्बन से होगी और ये कार्बन इससे जुड़ेगा, तो 1 2 3 मेंबर रिंग यहाँ पर बन जाएगी। ये बन गया। लेकिन ध्यान देना, आप समझने की कोशिश करना। यहां पर देखो सीधी सीधे बात है, बेस ने इसको निकाला, नेगेटिव है, नेगेटिव आते इस पर अटैक होगा, Br बाहर निकलेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है ना। तो फाइनली ये बन गया। लेकिन इसके दो इक्विवेलेंट है, इसका मतलब ये दूसरा जो H है उसको भी बाहर निकाल देगा। और जैसे ये इस H को बाहर निकालेगा, यहां से इस H को बाहर निकालते यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब यहाँ पर ये फॉस्फोनिमिलाइड बन गई। और ये p-pi-d-pi बॉन्डिंग इसमें यहाँ पर अपन शो कर सकते हैं, और यहाँ पर PH3P डबल बॉन्ड यहाँ पर ये रिंग बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस कंडीशन में ये फॉस्फोनिमिलाइड हमारे पास बन गए। अब देखो फॉस्फोनिमिलाइड यहाँ पर बन गए, यहाँ पर कार्बोनिल है, तो आपको क्या करना है, यहां से इस ऑक्सीजन को हटाओ और यहां से इसको हटाओ, और कुल मिलाकर इस कार्बन से इस कार्बन का डबल बॉन्ड बना दो। अच्छा एक बात समझना, जो भी रिएक्शन यहां पर हो रही है, ध्यान से समझना मैंने क्या बोला, जो भी रिएक्शन हो रही है इससे तो कोई मतलब नहीं रिएक्शन को, रिएक्शन केवल इस कार्बन पर हो रही है, C डबल बॉन्ड पर। तो इस पूरे ग्रुप को तो मैं R मान लेता हूं यहां पर, तो ये क्या हो गया, एक तरह से RCHO ये हो गया। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये एक्चुअली ऐसा केस है, ये R है ना, CH डबल बॉन्ड O ऐसा केस है। और साथ में क्या है, ये आपके पास है, तो यहां पर ये हो गया भाई PPH3 P है ना, डबल बॉन्ड ये इधर रिंग हो गई है ना। तो सीधी सीधी बात है, ये रिएक्शन यहाँ पर अपन ने करा दी और यहाँ पर प्रोडक्ट ये बन गया CH बन गया भाई, यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये बन गया ये। तो यहाँ पर जो पहला स्टेप है E, वो एक्चुअली ये होगा, इसमें कुछ भी नहीं करना, ये यहां से हटाना है ऑक्सीजन और इसकी जगह पर ये रिंग आपको जोड़ देनी है ये डबल बॉन्ड के साथ। और ऐसा देखो इसमें कर रखा है, ये कर रखा है ना, यहाँ पर इस कार्बन से इस रिंग का डबल बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये कट गया ऑटोमेटिकली, ये भी कट गया ऑटोमेटिकली, एक ये हो गया, मतलब दो ऑप्शन तुम्हारे कट चुके हैं। अब यहां पर आगे देखो MCPBA की रिएक्शन करा रखी है। MCPBA क्या, ये पर एसिड है, ये क्या कर देगा, इपोक्सिडेशन कर देगा इसका। तो यहां पर अपन कर दे भाई ये MCPBA है ना, MCPBA, तो ये इपोक्सिडेशन कर देगा। इपोक्सिडेशन किसका, डबल बॉन्ड का। तो इपोक्सिडेशन होते यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, ये R और यहाँ पर ये CH और यहाँ पर ये 3 मेंबर्ड रिंग है, और ये यहाँ पर इपोक्सिडेशन हो गया ना। मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ इसको, ये R, ये यहाँ पर हो गया R, और यहाँ पर ये इसको मैंने ऐसे कर दिया, और इन दोनों कार्बन इसका इपोक्सिडेशन हो गया। इपोक्सिडेशन मतलब ये ऐसे, आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये इसका काम तो हो गया, ये क्या है, ये तो सॉल्वेंट है, ये तो क्या हो गया, सॉल्वेंट, इसके चक्कर मत पड़ो ज्यादा, ये तो सॉल्वेंट है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये लुईस एसिड दे रखा है, लुईस एसिड है, और साथ के साथ आपको पता है यहाँ पर ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। तो कुल मिलाकर ये क्या होगा, ये जो लुईस एसिड है इन लोन पेयर के साथ यहाँ पर इंटरेक्शन कर जाएगा, है ना। ये लोन पेयर यहाँ पर इसके वेकेंट P में चले जाएंगे, वेकेंट P में जैसे ये जाएंगे तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, ये R है ना, यहाँ पर ये यहाँ पर इस तरह से अपन बना सकते हैं, और यहाँ पर ये होगा, और इससे जुड़ गया ये BF3। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, प्लस चार्ज आएगा, नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा ना। अब देखो पॉजिटिव चार्ज आते ही यहाँ पर क्या होगा, इस बॉन्ड की पोलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई,
ये इजीली ब्रेक हो सकता है, आप समझ में आ रहा है ना। तो ये ब्रेक होते ही क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आते ही यहां से यहाँ पर ट्रांसफर होकर यहाँ पर रिंग बना देगा, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली 3 मेंबर्ड रिंग है। 3 मेंबर्ड रिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेन होते, इसलिए 3 मेंबर्ड रिंग ओपन होने के लिए हमेशा ट्राई करेगी, पॉसिबल होगा तो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर देख भी सकते हो इसमें भी 4 मेंबर्ड बना रखी है, इसमें भी 4 मेंबर्ड बना रखी है। बस अपन को देखना है कि यहाँ पर ये जो C डबल बॉन्ड O है ये सेकंड पोजीशन पे, जबकि यहाँ पर 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे। तो कौन सा आंसर होगा? अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं इस कार्बन को नंबर 1 दे रहा हूं, इसको 2 दे रहा हूं, इसको 3 दे रहा हूं, इसको 4 दे रहा हूं। तो ऐसे केस में देखो ये कार्बन और ये कार्बन मतलब 1 और 4 के बीच यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे ये R और इस R में ये जो कार्बन है 1 और ये 4 कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, मतलब यहाँ पर 4 मेंबर्ड रिंग बनने वाली है। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या हो गया। देखो 1 और 4 के बीच बॉन्ड बन गया, ठीक है। दूसरी बात यहां पर क्या हुआ, ये बॉन्ड तो यहां पर टूट ही गया, ये बॉन्ड तो टूट ही गया। और ये जो सेकंड नंबर का कार्बन इससे ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। सेकंड नंबर के कार्बन पर ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन से यहां पर BF3 जुड़ा है, BF3 यहां पर माइनस आ जाएगा। ये क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये वो इलेक्ट्रॉन सहित यहां पर ट्रांसफर हुआ है, मतलब इस सेकंड नंबर के कार्बन पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, है ना। और आगे ये 3rd और 4th तो है ही सही, तो ये 1 2 3 और ये 4, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में फाइनली यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। देखो जैसे R हो गया, यहाँ पर ये 4 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। ये BF3 तो बाहर निकल जाएगा, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। और R क्या है, R ये पूरा का पूरा ग्रुप है, ये पूरे ग्रुप को हमने R बोला है, तो R को रिप्लेस करके इसको लगा दो। तो ऐसा करते ही फिर आपको ये दिख जाएगा। ये देखो यहां पर ये 1 2 सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड O है, मतलब ये होगा। इसमें 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड O बता रखा है, ये कट गया, D ऑप्शन भी अपना चला गया। इसका मतलब आंसर होगा यहाँ पर A, यही हमारा F बनेगा। ये तो आई थिंक अब बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि विटिग रिएक्शन आखिरकार क्या है। अब मुझे नहीं लगता कि विटिग रिएक्शन में आपको कोई भी डाउट होगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा विटिग रिएक्शन से रिलेटेड एक एक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान देना, थ्योरी ज्यादा पढ़ने का फायदा नहीं, थ्योरी तो अपने पढ़ा दी ना थोड़ी सी, उस थ्योरी को आप एक बार देख लो, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करने की प्रैक्टिस करो, कोशिश करो, ऑटोमेटिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और यहाँ पर देख सकते हो विटिग रिएक्शन से एक बार दो बार नहीं, कई बार नेट में एज वेल एज गेट में क्वेश्चंस आ चुके हैं। मतलब नेट और गेट के लिए विटिग रिएक्शन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो काफी अच्छे से इसको पढ़ना है। क्वेश्चंस यहाँ पर अपने सोल्व करके देखे, लेकिन और भी जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उन सबको सोल्व करके देखो। इन कॉन्सेप्ट के अप्लाई करोगे, सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा।